जय हिंद डिफेंस लवर। इस वीक के हेडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। इंडियन आर्मी ने 375 लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल की खरीद के लिए जरूरी A1 रिलीज किया। डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम AD1 का किया सफल परीक्षण। संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में 6 परमाणु सक्षम B-52 बम वर्षक विमान तैयार करने की कर रहा है तैयारी। कानपुर में चकेरी एयरपोर्ट से विमान रात में भी भर सकेंगे उड़ान। गुजरात के दिशा में बनने वाला नया एयरबेस पश्चिमी सीमा पर भारत का नया प्रहरी बनेगा। अग्निवीर के रैंक को शामिल करने के लिए डिफेंस सर्विस रेगुलेशंस में किए गए जरूरी संशोधन। गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बने केबल ब्रिज के अचानक से टूट जाने से कई लोग नदी में गिर गए। इस हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिस और प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। फिर कई लोगों की इस घटना में मौत भी हो गई है। लोगों को नदी से बाहर निकाला गया। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक एनडीआरएफ की टीम के साथ वायुसेना का विमान भी राहत कार्यों के लिए रवाना हुए। जामनगर और आसपास के अन्य स्थानों में बचाव कार्यों के लिए हेलीकॉप्टर्स को तैयार रखा गया था। भुज तथा अन्य जगहों से मोरबी के लिए गरुड़ कमांडो भी भेजे गए थे। मक्षु नदी भारत के गुजरात राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह राजकोट जिले में जसदड़ के समीप पहाड़ों में उत्पन्न होती है और फिर 130 किलोमीटर बहकर मालिया के समीप कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। अब अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ मोरबी ब्रिज की, इसका इतिहास क्या आ रहा है उसको एक बार देख लेते हैं। लगभग 150 वर्ष पूर्व मोरबी के राजा सर वाघजी ठाकुर ने सस्पेंसर ब्रिज का निर्माण कराया था। उस समय इसे कलात्मक और तकनीकी चमत्कार भी कहा जाता था और इस पुल का उद्घाटन 20 फरवरी 1879 को मुंबई के तत्कालीन गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने किया था। इस पुल के निर्माण के लिए जो आवश्यक सामग्री थी वह सभी इंग्लैंड से लाई गई थी और निर्माण कार्य की लागत उस समय 3.5 लाख रुपीस थी। मरम्मत और रखरखाव का काम मोरबी के औद्योगिक घराने ओरबी ग्रुप को सौंपा गया था। यह समूह अजंता ब्रांड की घड़ियों का भी निर्माण करता है। इसके अलावा बल्ब, लाइटें और घरेलू इस्तेमाल के जाने वाले उपकरणों का भी बनाता है। इस समूह और मोरबी नगर पालिका के बीच स्टाम्प पेपर पर अनुबंध हुआ था। इस 4 पेज के अनुबंध में टिकट दरों के लिए जितना विवरण दिया गया है उतनी स्पष्टता पुल के रख रखाव की शर्तों के लिए नहीं मिलती है। समझौते के मुताबिक दोनों पक्षों में पुल के प्रबंधन जैसे कि ऑपरेशन और मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, सफाई, रखरखाव, भुगतान संग्रह, स्टाफिंग आदि का अनुबंध हुआ है। पुल की मरम्मत में कुल 8 से 12 महीने का समय लगना था, लेकिन समझौते के 7वें महीने में ही इसे खोल दिया गया। अंग्रेजी अखबार दी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट की अगर हम माने तो ब्रिज को इसके इस्तेमाल के लिए जरूरी फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना ही खोल दिया गया और पुल को फिटनेस सर्टिफिकेट ना मिलने की भी बात कही जा रही है। अब यहाँ पे गरुड़ कमांडोज की बात हुई है तो उनके विषय में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत के सबसे खूंखार कमांडो में गरुड़ कमांडो का नाम लिया जाता है। आर्मी के पैरा कमांडो व नेवी के मार्कोस कमांडो की तरह ही गरुड़ कमांडो भी बेहद खूंखार होते हैं। इस गरुड़ कमांडो फोर्स का गठन 2004 में किया गया था और कुछ महीने पूर्व ही सेना ने घाटी में अपने एंटी टेररिज्म ऑपरेशन में गरुड़ कमांडोज फोर्स को शामिल कर लिया था। खतरनाक हथियारों से लैस भारतीय वायुसेना के ये कमांडो दुश्मन को खत्म करने के लिए जाने जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि बिना कुछ खाए हफ्तों तक संघर्ष कर सकते हैं। आज के समय में गरुड़ कमांडो की सबसे ज्यादा तैनाती जम्मू और कश्मीर में होती है, क्योंकि अब ये घाटी में भारतीय थल सेना, एयरफोर्स कमांडो साथ मिलकर अपने ज्वाइंट ऑपरेशंस करते हैं। इन्हें एयरबोर्न ऑपरेशंस, एयरफील्ड सीजर और काउंटर टेररिज्म का जिम्मा उठाने के लिए ट्रेन किया जाता है। गरुड़ कमांडो जम्मू और कश्मीर के काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में भी ऑपरेट करते हैं। शांति के समय जो गरुड़ कमांडोज होते हैं उनका एक प्रमुख कार्य होता है एयरफील्ड की सुरक्षा करना। अगर हम देखें कि जो गरुड़ कमांडो हैं इनकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, तो भारतीय वायुसेना को इस स्पेशल फोर्स की जरूरत तब पड़ी जब 2001 में आतंकियों ने जम्मू और कश्मीर में 2 एयरबेसों पर हमला किया, जिसके बाद इस स्पेशल फोर्स का गठन किया गया। गरुड़ कमांडोज की ट्रेनिंग नेवी के मार्कोस और आर्मी के पैरा कमांडोज की तर्ज पर ही की जाती है। इन्हें एयरबोर्न ऑपरेशन, एयरफील्ड सीजर और काउंटर टेररिज्म के लिए ट्रेन किया जाता है। गरुड़ कमांडो जो होते हैं खतरनाक हथियारों से लैस होते हैं। ये अपने अंतिम ट्रेनिंग के अंतिम दौर में भारतीय सेना के पैरा कमांडोज के साथ फर्स्ट हैंड ऑपरेशनल एक्सपीरियंस के लिए भी इनको अटैच किया जाता है। गरुड़ कमांडोज दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक हथियारों से लैस होते हैं, जिनमें साइड आर्म्स के तौर पर टैबोर, TR-21 असॉल्ट राइफल, ग्लॉक 17 और 19 पिस्टल, क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए हेकलर एंड कॉच MP5,
सबमशीन गन, AKM असॉल्ट राइफल, AK-47 और कोल्ट M4 कार्बाइन मशीन है। गरुड़ कमांडो के पास इजराइल से बने किरल ड्रोन्स भी होते हैं जो टारगेट पर बिना किसी आवाज के मिसाइल फायर कर सकते हैं। मॉडर्न हथियारों से लैस गरुड़ कमांडोज हवाई हमले, दुश्मन की टोह लेने, स्पेशल कॉम्बैट और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ट्रेंड होते हैं। एयरफोर्स के कमांडोज स्पिनर से भी लैस होते हैं जो चेहरा बदलकर दुश्मन को झांसे में डालता है और फिर उनको मौत के घाट उतार देता है। अगला अपडेट है, इंडियन आर्मी ने 375 लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल्स की खरीद के लिए जरूरी A1 को रिलीज किया। बुलेट प्रूफ कार एक ऐसा सुरक्षा वाहन है जिसमें आम कार की खिड़कियों को बुलेट प्रूफ कांच के साथ बदल दिया जाता है और उनके बॉडी पैनल में आर्मर प्लेट लगाया जाता है। दिखने में बुलेट प्रूफ कार आम कार की तरह ही होती है, परंतु उसका वजन आम कार से काफी ज्यादा होता है। आर्मी द्वारा जारी किए गए A1 के अनुसार बुलेट प्रूफ व्हीकल की खासियत इस प्रकार होनी चाहिए। आर्मी ने जो A1 रिलीज किया है उसके अनुसार कुल गाड़ियों की जरूरत है 375। ये गाड़ियां बाय इंडियन कैटेगरी के अंतर्गत फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के माध्यम से खरीदी जाएंगी। इन गाड़ियों में 4x4 ड्राइव होना चाहिए। और अगर बात करें क्रू कितने बैठ सकते हैं तो इसमें ड्राइवर और क्रू ड्राइवर के साथ में 4 फुली इक्विप्ड सोल्जर्स बैठने की क्षमता होनी चाहिए। इसकी अगर लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो मिनिमम 600 किलोग्राम तक का वेट ये उठा सकती हो। स्पीड अगर देखें तो ऑन रोड इसकी स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर से कम नहीं होनी चाहिए, वो भी फुल लोड के साथ में। और अगर क्रॉस कंट्री की बात करें तो वो स्पीड भी 40 किलोमीटर से नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर प्रोटेक्शन लेवल की बात करें तो टॉप से अगर हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो 7.62 mm SLR राइफल, 5.56 mm इंसास राइफल और 7.62 mm AK-47 से अगर कोई भी राउंड फायर किया जाता है 10 मीटर की दूरी से, वो भी 45 डिग्री के एंगल से, तो भी इस व्हीकल का कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए और इसके अंदर बैठे हुए सभी लोग सुरक्षित होने चाहिए। अगर हम इसके बॉटम और अंडर कैरियज की प्रोटेक्शन की बात करें तो अगर इसमें 36 mm हैंड ग्रेनेड भी इसके नीचे फटता है तो भी इसमें बैठे सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। अब एक नजर देख लेते हैं कि बुलेट प्रूफ जो गाड़ियां होती हैं वो कैसे बनती हैं। किसी भी गाड़ी को बुलेट प्रूफिंग करने के लिए सबसे पहले मेटल सीट का चुनाव करना होता है। सीट कितनी मोटी होगी यह हथियारों पर निर्भर करता है। भारत में लग्गर इंडस्ट्रीज मेटल सीट खुद बनाती है जिसे चंडीगढ़ की टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैब और अमेरिका की सर्टिफिकेशन इंडस्ट्रीज ने प्रमाणित किया हुआ है। भारत में बुलेट प्रूफ कार के निर्माण में 6.5 mm मोटाई की सीट का इस्तेमाल किया जाता है। बुलेट प्रूफ मेटल सीट इतनी मजबूत होती है कि इसको काटने और तराशने के लिए खास ब्लेड वाले कटर का इस्तेमाल किया जाता है। मेटल सीट की मोटाई तय करने के बाद तराशने का काम शुरू किया जाता है। मेटल सीट को इंस्टॉल करते वक्त इंजन फायरवॉल्व की प्रोटेक्शन का पर ध्यान देना होता है क्योंकि एक एक वायर और वाल्व का ध्यान रखते हुए बुलेट प्रूफ प्रोटेक्शन किया जाता है। और साथ ही फ्लोरिंग पर भी ध्यान दिया जाता है क्योंकि वहां पर फ्यूल पाइपिंग, ट्रांसमिशन, ऑयल और इलेक्ट्रिक वायरिंग भी होती है। बुलेट प्रूफ कार के शीशों को भी मजबूत बनाने में काफी मशक्कत होती है। इसके लिए लगभग 45 से 55 mm का ग्लास जो कि परतों में काफी मोटा होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। बुलेट प्रूफ गाड़ियों में खास फायरिंग स्लॉट्स भी बनाए जाते हैं 360 डिग्री बुलेट प्रूफ प्रोटेक्शन देते हैं। इनमें पारदर्शी बुलेट प्रूफ ग्लास होते हैं। इनमें बख्तरबंद छत भी होती है। आर्मर्ड ग्रेड छत प्रोटेक्शन जो है वो वाहन को किसी भी प्रकार के हमले से बचाने के लिए डिजाइन किया जाता है। एक इनकी खासियत और भी होती है कि रन फ्लैट टायर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि वाहन को एक से अधिक फ्लैट टायर से संचालित करने की अनुमति देता है। यह एक अतिरिक्त टायर को बदलने की तत्काल आवश्यकता को समाप्त करता है और वाहन की गतिशीलता को बढ़ाता है। इससे वाहन को स्थानांतरित करने की अनुमति मिलती है भले ही टायर को बैलिस्टिक हमले का सामना करना पड़ा हो। यानी गाड़ी में रन फ्लैट टायर है जो पंचर होने पर भी 90 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से लगभग 160 से 320 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। अगला अपडेट है, रक्षा अनुसंधान DRDO ने AD-1 मिसाइल सिस्टम का किया सफल परीक्षण। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष समीर कामत ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए बताया कि मिसाइल सिस्टम AD-1 ने बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कवच के दूसरे चरण के विकास कार्यक्रम का हिस्सा है। ये आराम से दुश्मन देश की बैलिस्टिक मिसाइलों और कम उड़ान वाले लड़ाकू विमानों को नष्ट कर सकता है। उन्होंने कहा
कि डीआरडीओ ने शुरुआत में 2000 किलोमीटर से आने वाली मिसाइलों को नष्ट करने के लिए चरण 1 की क्षमता विकसित की थी, लेकिन बुधवार को सफल परीक्षण से साबित हो गया कि ये क्षमता 5000 किलोमीटर की है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का सफल परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम से किया गया। मंत्रालय ने कहा है कि AD-1 मिसाइल परीक्षण विभिन्न स्थानों पर स्थित सभी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा हथियार प्रणाली के साथ किया गया। इसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ हवाई जहाजों को एक्सो वायुमंडलीय और इंडो वायुमंडलीय इंटरसेप्ट दोनों के लिए निर्मित किया गया है। परीक्षण के दौरान डेटा को कैप्चर करने के लिए लगाए गए राडार, टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग स्टेशनों सहित कई रेंज सेंसर द्वारा कैप्चर किए गए डेटा में पाया गया कि फ्लाइट टेस्ट के दौरान मिसाइल के सभी सब सिस्टमों ने अपेक्षा के अनुरूप काम किया है। इस मिसाइल को एडवांस टेक्नोलॉजी वाले एक विशेष प्रकार के इंटरसेप्टर के रूप में बताया जो दुनिया के बहुत कम देशों के पास उपलब्ध है। डीआरडीओ प्रमुख ने कहा कि 2025 तक हम इस पूरे सिस्टम को पूरी तरीके से विकसित कर लेंगे। उन्होंने कहा इस सिस्टम में AD-1 मिसाइल के साथ साथ उच्च एक्सो वायुमंडलीय मिसाइलें भी शामिल हैं। दरअसल चीन और पाकिस्तान की किलर मिसाइलों, फाइटर जेट और विस्फोटकों से लैस ड्रोन विमानों का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसी से निपटने के लिए भारत अब अभेद्य सुरक्षा कवच हासिल कर रहा है और इजरायल की तर्ज से अपना आयरन डोम बना रहा है। भारत अपने BMD सिस्टम को रूस से मिले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ ही आगे बढ़ा रहा है। ताजा परीक्षणों में BMD की AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल ने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को हासिल किया। BMD सिस्टम को इस तरह से बनाया गया है कि परमाणु हमले को भी ये विफल कर सकती है। AD-1 मिसाइल सिस्टम 2 स्टेज वाली ठोस मोटर द्वारा संचालित है और लक्ष्य तक सटीक रूप से दागने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एडवांस कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन और गाइडेंस एल्गोरिदम से भी सुसज्जित है। अब अगर हम बात करें कि हमें BMD की क्यों जरूरत पड़ी, तो कारगिल युद्ध के समय हमें BMD की सख्त जरूरत पड़ी थी। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने बताया कि इस सिस्टम की मदद से एक बड़े इलाके को दुश्मन के मिसाइल या अन्य हवाई हमलों से बचाया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह अत्याधुनिक तकनीकी दुनिया में कुछ ही देशों के पास मौजूद है। भारत को इस सिस्टम की सख्त जरूरत कारगिल युद्ध के समय साल 1999 में पड़ी थी। पाकिस्तान अपनी मिसाइल क्षमता को लगातार बढ़ाता रहा है। चीन भी पाकिस्तान को मिसाइल कार्यक्रम में लगातार मदद भी दे रहा है। इसी के चलते भारत के BMD सिस्टम का पहला चरण माना जाता है कि साल 2010 के आसपास पूरा हो गया था। इस एयर डिफेंस सिस्टम को पृथ्वी मिसाइल की मदद से तैयार किया गया है। इसकी मदद से दुश्मन की 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलों को हवा में ही नष्ट किया जा सकता है। जो भारत का BMD मिसाइल कार्यक्रम है, इस पे एक नजर डाल लेते हैं। तो इस साल इस पहल का प्रमुख उद्देश्य बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली को विकसित और तैनात करना है। BMD सिस्टम में 2 इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं। पृथ्वी डिफेंस व्हीकल PDV या वायुमंडल के बाहर एक्सो एटमॉस्फेरिक अथवा पृथ्वी से 50 से 150 किलोमीटर की ऊंचाई के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल है। यह मौजूदा पृथ्वी वायु रक्षा प्रणाली का स्थान लेगी जिसकी अधिकतम सीमा 80 किलोमीटर की है। एडवांस एरिया डिफेंस या वायुमंडल के भीतर इंडो एटमॉस्फेरिक अथवा पृथ्वी से 20 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल है। इसे अश्विनी नाम दिया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अनुसार इस प्रणाली को 2022 के लास्ट तक पूर्ण रूप से तैयार कर लिया जाएगा। BMD प्रणाली के पहले चरण की 2000 किलोमीटर की रेडियस को दूसरे चरण में 5000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। भारत के अलावा ऐसी रक्षा प्रणाली अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल के पास है। अगला अपडेट है संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में 6 परमाणु सक्षम B-52 बम वर्षक विमानों को तैयार करने की कर रहा है तैयारी। एक समाचार रिपोर्ट में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में 6 परमाणु सक्षम B-52 बम वर्षक तैयार करने की तैयारी कर रहा है, जिससे चीन ने अमेरिका पर क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कम करने का आरोप लगाया है। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिकी बम वर्षक विमान B-52 की तैनाती की खबर से चीनी ड्रैगन आग बबूला हो गया है और चीन ने कहा है कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में B-52 बम्बर की तैनाती से हथियारों की रेस को भड़का रहा है। चीन ने यह भी चेतावनी दी कि अमेरिका के इस कदम से क्षेत्र में तनाव के भड़कने का खतरा पैदा हो गया है। चीन के सैन्य विशेषज्ञ जांग शुफेंग ने कहा B-52 बॉम्बर ऑस्ट्रेलिया की रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन ये आग को जरूर भड़का देंगे। ग्लोबल टाइम्स के पूर्व संपादक हु शिंग ने तो यहाँ तक कहा कि चीन सेना की डोगफेंग मिसाइलें अमेरिकी B-52 बॉम्बर से ज्यादा तेज उड़ सकती हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि वह बड़ा गुआम
बने तो उसे इससे जुड़े राजनीतिक खतरों को भी सहना पड़ेगा। अमेरिका उत्तरी क्षेत्र में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स बेस टिंडल में लंबी दूरी के बम विस्फोटकों के लिए समर्पित सुविधाओं का निर्माण करने की भी तैयारी कर रहा है। टिंडल तटीय शहर डार्विन के दक्षिण में है। अमेरिका वायुसेना ने एबीसी को बताया कि ऑस्ट्रेलिया में अमेरिकी हमलावरों को तैनात करने की क्षमता घातक वायु शक्ति को प्रोजेक्ट करने की हमारी क्षमता के बारे में विरोधियों को एक मजबूत संदेश देती है। अमेरिका की कोशिश है कि इन महाविनाशक बॉम्बर की तैनाती के जरिए ताइवान पर चीन के हमले की आशंका को रोका जा सके। अब अगर हम बात करते हैं B-52 बॉम्बर्स की, तो B-52 स्ट्रेटोफोर्स अमेरिका का लॉन्ग रेंज सबसोनिक जेट संचालित स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। अमेरिका की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवाज की गति से भी तेज चलने वाले B-52 को हमेशा रणनीति में अहम जगह दी जाती है। अमेरिका की एयरफोर्स B-52 का साल 1905 से ही इस्तेमाल कर रही है। B-52 का निर्माण अमेरिकन एरोस्पेस एजेंसी बोइंग ने किया था। अब B-52 की अगर हम खासियत की बात करें तो B-52 बॉम्बर 14,080 किलोमीटर की रेंज तक अटैक कर सकता है, यानी इसके जरिए अमेरिका दुनिया के किसी भी हिस्से पर बम बरसा सकता है। B-52 बॉम्बर के जरिए परमाणु हथियार भी गिराए जा सकते हैं। ये बॉम्बर 32,000 किलोग्राम तक के हथियार ले जाने में सक्षम है। इसमें एक साथ 5 लोग एयरक्राफ्ट कमांडर, पायलट, राडार नेविगेटर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर अफसर सवार हो सकते हैं। B-52 के पायलट खास तरह का नाइट विजन गॉगल पहनते हैं। यह पायलट को दुश्मन के राडार एरिया का अंदाजा देता है, जिससे वह उससे बचते हुए अपना एयरक्राफ्ट निकाल लेते हैं। B-52 के एडवांस टारगेटिंग पॉड्स से सटीक निशाने पर मिसाइल दागी जा सकती है। B-52 एक साथ लगभग 20 क्रूज मिसाइलें ले जा सकता है। B-52 में 50,000 फीट तक ऊंचाई पर भी भारी भरकम हथियार ले जाने की क्षमता के साथ साथ दूर तक मार करने की भी क्षमता है। अगला अपडेट है कानपुर के चकेरी में अब विमान रात में भी भर सकेंगे उड़ान। एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन आकाश गुप्ता ने गुरुवार को एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी को बताया कि एयरफोर्स एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण का काम मार्च 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद रात को विमानों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। अफसरों ने बताया कि नए टर्मिनल का काम 85% पूरा हो गया है। मुख्य भवन का काम नवंबर के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। रनवे और टैक्सी लिंक का काम भी नवंबर के अंत तक पूरा करने का दावा किया गया है। पूरे सेटअप की एविएशन सुरक्षा जांच नवंबर में दिल्ली की टीम करेगी। एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी ने न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग का निरीक्षण भी किया। कमेटी ने अफसरों को नए हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन में 2 एरो ब्रिज के लिए प्रस्ताव भेजने और टर्मिनल के दूसरे छोर पर एक और रनवे टैक्सी लिंक के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए भी कहा है। एयरफोर्स चकेरी एयरपोर्ट पर ILS कैट 2 लगने जा रहा है। इसे लेकर एयरफोर्स को जमीन की जरूरत होगी। दरअसल एयरपोर्ट के रनवे नंबर 27 को पीछे की ओर 700 मीटर तक बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन ने जमीन चिन्हित कर रिपोर्ट एयरफोर्स को भेज दी है। जानकारी के अनुसार एयरफोर्स ने यह रिपोर्ट अपने मुख्यालय को भेज दी है, जिसे में माना जा रहा है अनुमानित बजट पास करने के बाद ही जमीन अधिग्रहण की जाएगी। हम बात करते हैं कि यहाँ पर नाइट फ्लाइंग की हमें क्यों जरूरत पड़ी। तो चकेरी एयरपोर्ट पर रात में विमान नहीं उड़ सकते हैं। 2 बार इसे लेकर कानपुर की छवि भी खराब हो चुकी है। पहली बार मौसम खराब होने की वजह से प्रधानमंत्री का विमान, तो दूसरी बार अंधेरा होने की वजह से रोड सेफ्टी मैच खेलने शहर आई इंग्लैंड की टीम विमान द्वारा उड़ान नहीं भर सकी। उस समय दोनों प्रधानमंत्री और इंग्लैंड की टीम दोनों को ही सड़क मार्ग से लखनऊ जाना पड़ा। ऐसे में इस समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पर ILS सिस्टम को लगाने की नसीहत दी गई। हम बात करें कि ILS काम क्या करता है, तो ILS का मुख्य कार्य खराब मौसम अथवा रात्रि के समय विमानों को उतारने के लिए तकनीक आधारित दिशा निर्देश देना होता है। विमान के झुकाव के एंगल, हवा में विमान की कोणीय आधार पर स्थिति, ऊंचाई और गति को भी ILS नियंत्रित करता है। इसी तकनीक के आधार पर विमान को पायलट आसानी से रनवे पर उतार सकते। इंस्ट्रूमेंट नेविगेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो विमान को कम विजिबिलिटी अथवा खराब मौसम में रनवे तक पहुंचने के लिए कम दूरी के मार्गदर्शन की अनुमति देता है। यह एक विमान को रनवे के 800 मीटर के भीतर जमीन पर 200 फीट तक पहुंचने में अनुमति देता है। पायलट के रेटिंग के अनुसार काफी कम विजिबिलिटी में भी फ्लाइट को लैंडिंग कराया जा सकता है। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम भूमि पर स्थापित इलेक्ट्रॉनिक प्लेट संपर्क प्रणाली होता है, जो विमान को उड़ान पट्टी पर पहुंचते हुए और लैंडिंग के समय सटीक मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है। इसमें रेडियो संकेतों के संयोजनों एवं कई स्थानों पर उच्च तीव्रता के प्रकाश किरणों का प्रयोग किया जाता है, ताकि निम्न दृश्यता, खराब मौसम, हिमपात, उड़ान प्रतिबंधों आदि के रहते हुए भी विमान को सुरक्षित लैंड किया जा सके। अगला अपडेट है दिशा एयरबेस से रिलेटेड। गुजरात के बनासकांठा जिले में
वायुसेना का 52वां एयरबेस बन रहा है। यह एयरबेस भारत की पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इस एयरबेस को बनाने के लिए सालों पहले योजना बनी थी, लेकिन 2020 में इसे स्वीकृति मिल पाई। यह एयरबेस लड़ाकू विमानों को कुछ ही मिनटों में दुश्मन तक पहुंचा देगा। गुजरात के बनासकांठा में बनने वाला नया एयरबेस पश्चिमी सीमा पर भारत का नया प्रहरी बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीसा में बनने वाले इस एयरबेस का शिलान्यास किया। यह वायुसेना का 52वां स्टेशन होगा। पीएम मोदी ने डीसा एयरबेस की शिलान्यास के मौके पर कहा कि अगर हमारी सेना विशेष तौर पर वायुसेना दिशा में होगी तो किसी भी दुस्साहस का और बेहतर तरीके से जवाब हम दे पाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि जिस बनासकांठा ने अपनी पहचान सौर शक्ति के तौर पर बनाई थी, वह वायु शक्ति का केंद्र बनेगा। पीएम मोदी ने कहा कि इस बेर से एक साथ पश्चिमी सीमा पर जमीनी और समुद्री ऑपरेशन करना संभव होगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही वडोदरा और अहमदाबाद जैसे आर्थिक केंद्रों को मजबूत एयर डिफेंस भी मिलेगा। दिशा एयरबेस रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बनने में 21 महीने का समय लगेगा। दिशा में बनने वाला यह एयरबेस 4,591 एकड़ में बनेगा। यह अंतरराष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 130 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरबेस के बनने के बाद वायुसेना की मौजूदगी अंतरराष्ट्रीय सीमा से काफी करीब हो जाएगी। किसी भी स्थिति में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकेगा। इस एयरबेस के निर्माण से गुजरात के आसपास के एयरबेस के बीच 355 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इसके चलते लड़ाकू विमानों की ऑपरेशनल क्षमता में भी बढ़ोतरी हो सकेगी। इसके निर्माण में लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। एयरपोर्ट की लोकेशन काफी स्ट्रेटेजिक है। इसी के चलते इस पश्चिमी सीमा की सुरक्षा में गेम चेंजर माना जा रहा है। दुश्मन पर हमला करने के लिए लड़ाकू विमान कुछ ही मिनटों में दुश्मन पर हमला बोल सकेंगे। केंद्र सरकार काफी समय से लटकते इस एयरबेस के निर्माण की अनुमति 2 साल पहले दी थी। पीएम मोदी ने डिफेंस एक्सपो में इसकी आधारशिला रखी। इस एयरबेस से बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर, सुखोई, मेघ, तेजस और मिग-29 जैसे विमान उड़ान भर सकेंगे। अब अगर हम बात करें दिशा एयरबेस के महत्व के विषय में, तो दक्षिण पश्चिम वायु कमान के लिए यह रणनीतिक स्थान होगा। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की सुरक्षा में यह अहम भूमिका निभाएगा। इस एयरबेस को बनने में लगभग 1000 करोड़ रुपए का भारत सरकार निवेश करेगी। दिशा में वर्तमान में लगभग 1000 मीटर के रनवे के साथ केवल एक ही हवाई पट्टी है, जिसका उपयोग नागरिक और चार्टर विमान संचालन और वीवीआईपी के लिए हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए किया जाता है। दिशा एयरबेस अंतरराष्ट्रीय सीमा से निकटता को देखते हुए रक्षा विमानों को उतरने और उतारने का विकल्प प्रदान करेगा। अगला अपडेट है अग्निपथ योजना से संबंधित। नरेंद्र मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना में पुरुषों और महिलाओं को शामिल करने की तैयारी करते हुए अग्निवीर के रैंक को शामिल करने के लिए डिफेंस सर्विस रेगुलेशन में संशोधन किया है। डिफेंस सर्विस रेगुलेशन तीनों सेनाओं के सभी सशस्त्र बलों के कर्मचारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हैं और उनके रैंक, नियुक्तियों और वरीयता क्रम को सूचीबद्ध करते हैं। रक्षा सूत्रों ने बताया कि पिछले महीने जूनियर कमीशन्ड अफसर्स JCOs, वारंट अफसर्स, नॉन कमीशन्ड अफसर्स NCO, सिपाही, गनर्स, ड्राइवर्स के मौजूदा रैंक के साथ अग्निवीर के रैंक को जोड़ने के लिए नियमों में जरूरी संशोधन किए गए। इस संशोधन के साथ रक्षा सेवाओं में अग्निवीर की नई रैंक को औपचारिक रूप से स्थान दे दिया गया है। सरकार की अग्निपथ योजना के तहत 46,000 अग्निवीर सैनिकों को सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाएगा, जिसमें सेना के लिए 40,000, नौसेना और वायुसेना के लिए 3-3 हजार सैनिक शामिल होंगे। तीनों सेनाओं को 46,000 पदों के लिए 50 लाख आवेदन मिले हैं। 4 साल के बाद 75% अग्निवीरों को सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा और 25% अग्निवीरों को सेना में स्थायी पदों पर नियुक्त किया जाएगा। एक सामान्य प्रवेश परीक्षा अक्टूबर महीने की शुरुआत में आयोजित की गई थी और दूसरी नवंबर में आयोजित की जाएगी। सेना के कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में 100 रिक्तियों के लिए महिला उम्मीदवारों की भर्ती के लिए 11 रैलियां होंगी, जिसके लिए सेना के पास उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2.5 लाख महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। कुल मिलाकर भारतीय वायुसेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों में से 10% महिलाएं होंगी और नौसेना अग्निशामकों में से 20% महिलाएं होंगी। इसरो OneWeb के 36 उपग्रहों को अर्थात सैटेलाइट्स को करेगा लॉन्च। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी अपने रॉकेट LVM-3 के महत्वपूर्ण क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण करके जनवरी 2023 में यूके स्थित नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड OneWeb के 36 उपग्रहों के अगले सेट को लॉन्च करने के लिए काम कर रही है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अनुसार महेंद्रगिरी में इसरो प्रणोदन परिसर की हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी में CE-20 इंजन की उड़ान स्वीकृति अर्थात हॉट टेस्ट 25 सेकंड के लिए सफलतापूर्वक किया गया। LVM-3 M3 मिशन के लिए इस इंजन का निर्धारण किया गया है। यह इंजन 186.36 किलो न्यूटन का थ्रस्ट विकसित करता है जो तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन प्रणोदक संयोजनों के साथ काम करता है। उड़ान स्वीकृत परीक्षण के प्रमुख उद्देश्य इंटीग्रेशन ऑफ हार्डवेयर, उप प्रणालियों के प्रदर्शन का आकलन करना और उड़ान संचालन के लिए इंजन ट्यूनिंग के लिए मिशन आवश्यकताओं के मानकों को पूरा करने के लिए इंजन को ट्यून करना था। वनवेब के अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ने कहा कि इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रक्षेपण शुल्क के लिए 2 चरणों में 72 उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए वनवेब के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। वनवेब एक निजी उपग्रह संचार कंपनी है जिसमें भारत की भारती इंटरप्राइजेस एक प्रमुख निवेशक और शेयरधारक है। 36 उपग्रहों के पहले सेट को 23 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। वनवेब ने दुनिया भर में अपनी ब्रॉडबैंड सेवाओं की पेशकश करने के लिए कम पृथ्वी की कक्षा LEO में 648 उपग्रहों का एक समूह बनाने की योजना बनाई है। वनवेब के अनुसार इसरो के साथ इसकी भागीदारी ने 2023 तक पूरे भारत में कनेक्टिविटी प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। अगर हम बात करें कि LVM-3 क्या है, तो LVM-3 इसरो का सबसे भारी रॉकेट है। यह 4 टन वर्ग के उपग्रह को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च करने में भी सक्षम है। LVM-3 एक 3 चरणों वाला वाहन है जिसमें 2 ठोस मोटर स्ट्रैप ऑन, एक तरल प्रणोदक कोर स्टेप और एक क्रायोजेनिक स्टेप होता है। अगला अपडेट है युआन-16 से रिलेटेड। भारत के मिसाइल टेस्ट को ट्रैक करने के लिए हिंद महासागर में चीन ने अपने जासूसी जहाज युआन-16 को भेजा। भारत बंगाल की खाड़ी में अपनी पनडुब्बी INS अरिहंत से मिसाइल परीक्षण करने वाला है। उससे पहले चीनी स्पाइसशिप ने हिंद महासागर में डेरा डाल लिया है। चीन के स्पाइसशिप को भारत हिंद महासागर क्षेत्र में दाखिल होने से पहले ही ट्रैक कर रहा है। फिलहाल यह जहाज इंडोनेशिया के करीब है और माना जा रहा है कि 10 से 11 नवंबर को भारत की ओर से किए जाने वाले एक बड़े मिसाइल परीक्षण की जासूसी के इरादे से हिंद महासागर में पहुंचा है। भारतीय सुरक्षा तंत्र के अनुसार पिछले 6 दिनों से भारतीय नौसेना चीन के स्पाइसशिप युआन-6 की हर मूवमेंट और गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। मरीन ट्रैफिक साइट के अनुसार युआन-6 की मौजूदा लोकेशन इंडोनेशिया है और वह अगले कुछ दिनों तक हिंद महासागर में ही रहेगा। मरीन ट्रैफिक के अनुसार युआन-6 एक रिसर्च और सर्वे वेसल है और पिछले महीने के 21 तारीख को चीन के बंदरगाह से निकला था। इस बीच ओपन सोर्स इंटेलिजेंस डैमियन सियोन के मुताबिक 10 से 11 नवंबर के लिए भारत ने पूरी बंगाल की खाड़ी में नोटैम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। इसके तहत 2 दिनों के लिए पूरी बंगाल की खाड़ी नो फ्लाइंग जोन होगी। माना जा रहा है कि भारत अपनी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत से K4 मिसाइल का परीक्षण कर सकता है जिसकी रेंज करीब 3500 किलोमीटर है। आशंका है कि चीन का स्पाइसशिप युआन-6 भारत के इस मिसाइल परीक्षण को ट्रैक करने के लिए ही हिंद महासागर में आया है क्योंकि पिछले महीने ही 14 अक्टूबर को INS अरिहंत से एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया था जिसकी रेंज करीब 750 किलोमीटर है। चीन का युआन-6 जहाज ठीक वैसा ही है जैसा कि अगस्त के महीने में श्रीलंका के विवादास्पद बंदरगाह हम्बनटोटा में आया था। इस साल अगस्त के महीने में भी चीन का एक स्पाइसशिप युआन-5 श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पहुंचा था। यह जहाज एक रिसर्च और सर्वे शिप था और रिफ्यूलिंग के लिए हम्बनटोटा पहुंचा था, लेकिन हकीकत यह है कि इसका इस्तेमाल चीन जासूसी के लिए करता है। यह जहाज बैलिस्टिक मिसाइल और सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप था। उस वक्त भी इसी बात की आशंका जताई गई थी कि चीन इस जहाज का इस्तेमाल भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों की जासूसी के लिए कर सकता है। यही वजह है कि भारत ने श्रीलंका से इस जहाज को लेकर अपनी आपत्ति जताई थी। शुरुआत में तो श्रीलंका मान गया था लेकिन फिर आने की इजाजत दे दी गई थी। चीनी सर्वे पोत भी अन्य उद्देश्यों के साथ नौवहन और पनडुब्बी संचालन के लिए समुद्र संबंधी और अन्य डेटा को मैप करने के लिए हिंद महासागर में नियमित रूप से आते सकते हैं। डिफेंस सूत्रों ने बताया कि इंडियन नेवी युआन-6 की बारीकी से निगरानी कर रही है। यह विमान लगभग 400 के दल के साथ
पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सामरिक समर्थन बल की कमान के अंडर है। इस जहाज ने इंडोनेशिया के सुंडा जल डमरू के माध्यम से हिंद महासागर में प्रवेश किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत अपने 10 से 11 नवंबर को संभावित बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण टाल सकता है। इससे पहले मिसाइल के परीक्षण के लिए बंगाल की खाड़ी के ऊपर नो फ्लाइंग जोन के साथ एक नोटम जारी किया गया था। 2 दिन पहले ही भारत ने 2 स्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा BMD प्रणाली के दूसरे चरण के लिए एक नई AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल का उड़ीसा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से टेस्ट किया था। चीनी नौसेना द्वारा हिंद महासागर में तैनात किए जा रहे जासूसी जहाज एक ही श्रेणी के हैं और मिसाइल परीक्षणों और सैटेलाइट की आवाजाही की निगरानी के लिए डिजाइन किए गए हैं। भारत की चिंता इस बात को लेकर है कि चीन अब उस मिसाइल को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है जिसका वह परीक्षण कर सकता है। इस प्रक्रिया में इसकी क्षमता जैसे गति, सीमा और सटीकता के बारे में अहम जानकारी हासिल कर सकता है। अगला अपडेट, चीन ने गलवान में मारे गए सैनिकों के नाम पर रखे पुलों के नाम। चीन ने जून 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ झड़प में मारे गए अपने 4 जवानों के नाम पर हाईवे और कई पुल का नाम रखा है। इस झड़प में भारत के भी कई सैनिक शहीद हुए थे। चीन ने तिब्बत और शिनजियांग के 2 क्षेत्रों को जोड़ने वाले हाईवे में पड़ने वाले कई पुलों का नाम पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 4 सैनिकों के नाम पर रखा है, जो पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में संघर्ष के दौरान भारतीय सैनिकों से लड़ते हुए मारे गए थे। भारत और चीनी सैनिकों के बीच जून 2020 में झड़प हुई थी, जिसमें चीन के कई सैनिक मारे गए। ग्लोबल टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार G219 हाईवे के साथ साथ पुलों का नाम सैनिकों के नाम रखना उन नायकों को याद करने का एक तरीका है जो चीनियों की बढ़ती देशभक्ति की भावना के प्रतीक बन गए हैं। भारतीय सेना के जवानों के साथ 15 जून 2020 को हुई झड़प के बाद चीन यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि उसके सैनिकों की जान गई है। अंततः फरवरी 2021 में चीनी सरकार ने झड़प में मारे गए 4 जवान चेन होंजुन, चेन जियानग्रोंग, जियो शुआन और वांग जुओरान के नाम का खुलासा किया। रिपोर्ट में कहा गया है G219 हाईवे के 11 पुलों का नाम अब शहीदों और उनके गृह नगरों के नाम पर रखा गया है, जिसमें जियांगरोंग पुल, शुआन पुल, जुओरान पुल और होंगजुन पुल शामिल हैं। बटालियन कमांडर चेन होंगजुन का मरणोपरांत बॉर्डर डिफेंस हीरो की भी उपाधि दी गई है, जबकि चेन जियांगरोंग, जियोनसुआन और वांगजुओन ने फर्स्ट क्लास मेरिट से सम्मानित किया है। G219 हाईवे तिब्बत और शिनजियांग के 2 ऑटोनॉमस क्षेत्रों को जोड़ने वाला है। यह हाईवे उस विवादित अक्साई चीन क्षेत्र से होकर गुजरता है जिस भारतीय क्षेत्र पर चीन ने अवैध कब्जा जमाया हुआ है। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में भारत के 20 जवान भी शहीद हुए थे। भारतीय सैनिकों के साथ झड़प में घायल होने वाले चीनी सैन्य कमांडर फाबाओ ने इस साल 16 अक्टूबर को बीजिंग में चीन की प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्घाटन समारोह में भाग लिया था। इसी सब के चलते भारत ने इस साल फरवरी में हुए शीतकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन और समापन समारोह से राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की थी, क्योंकि चीन ने फाओ को एक मसालची के रूप में चुना था। फाओ 2020 में गलवान में भारतीय सैनिकों के साथ हुई झड़प में शामिल थे। पीएलए के गलवान संघर्ष के वीडियो फुटेज का एक हिस्सा सीपीसी की कांग्रेस के उद्घाटन के दिन 16 अक्टूबर को ग्रेट हॉल ऑफ पीपुल्स में विशाल स्क्रीन पर दिखाया गया था। इस वीडियो में फाबाओ भी दिखा था। सीपीसी की कांग्रेस में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को रिकॉर्ड तीसरे साल के लिए पार्टी का महासचिव चुना। भारत लगातार कहता रहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर अमन और चैन द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय और चीनी सेनाओं ने लंबे समय से सीमा पर जारी गतिरोध को हल करने के लिए कोर कमांडर स्तर की 16 दौर की वार्ताएं भी की। पैंगोंग झील क्षेत्रों में हिंसक झड़प के बाद 5 मई 2020 को पूर्वी लद्दाख सीमा गतिरोध शुरू हुआ था। अगर हम बात करें गलवान घाटी की हिस्ट्री की, गलवान घाटी पूर्वी लद्दाख में अक्साई चीन के इलाके में पड़ता है। यह घाटी एक लंबे समय से भारत और चीन के बीच विवाद का मुख्य बिंदु रहा है। पिछले वर्षों में चीन लगातार इस क्षेत्र पर अपना दावा जताता चला आ रहा है। पिछले दिनों घाटी तब सुर्खियों में आई जब इस मामले को लेकर गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हो गई, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। भारत सरकार ने अपना रुख पहले से ही सख्त कर लिया और स्पष्ट शब्दों में कहा था
कि भारत की ओर से सीमा विवाद को लेकर अब किसी भी प्रकार का लचीलापन नहीं बरता जाएगा। गलवान घाटी के अगर विवाद का कारण देखें तो 1962 में भारत और चीन युद्ध के बाद एक वास्तविक नियंत्रण रेखा या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का निर्धारण किया गया। यह वास्तविक नियंत्रण रेखा अक्साई चीन को भारत से अलग करती है तथा यह क्षेत्र पाकिस्तानी सीमा के साथ भी लगा हुआ है। इस घाटी पर भारत और चीन दोनों अपना दावा करते हैं। लद्दाख और अक्साई चीन यानी भारत चीन सीमा के नजदीक स्थित होने के कारण गलवान हमेशा एक विवादित क्षेत्र रहा है। अक्साई चीन घाटी चीन के दक्षिणी शिनजियांग से भारत के लद्दाख तक फैला हुआ है। भारत का दावा है कि गलवान घाटी ने अपने इलाके में भारत द्वारा किए जा रहे सड़क निर्माण को रोकने के लिए चीन ने यह हरकत की है। खत्म होते हैं। जय हिंद, जय भारत।